हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके आने वाले एचपीटीजीटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, रीजनिंग के जिस तरह से आपने लास्ट ईयर में क्वेश्चंस देखे होंगे या फिर जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया वहां भी आपने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, लेवल आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस का बहुत नॉर्मल होता है, बट फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो आप, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो अगर आपको नहीं पता होंगे तो वो सवाल आप कर ही नहीं पाएंगे। तो वो सारे ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो भी आपको जरूरत होती है रीजनिंग की। मतलब अगर आप सोचो कि हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे रीजनिंग को कि ये तो आसान है, कर ही लेंगे, तो वो बहुत गलत चीज होगी। क्योंकि अगर देखो आसान है तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को पक्का कर दो। ठीक है, आसान होने का मतलब होता है कि आप उस चीज को पक्का कर दीजिए। तो इसके आपके जितने भी क्वेश्चन आने हैं ना, आपका कोई एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, बट आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर वो लिमिटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको करवाए हैं। और देखो, जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं और जो आप रैंडम उठा के प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा फर्क होता है। क्योंकि जो हम कराएंगे वो एक्सपेक्टेड होगा, जो आप रैंडम प्रैक्टिस करेंगे उसमें से शायद से आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा ये सेशंस को कभी भी मिस मत करना। इन सेशन में जितने भी सवाल आपके डिस्कस होंगे वो आपके बहुत काम के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम आपका कोई भी सेशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ अपना ये सेशन जो है सभी फ्रेंड्स के साथ जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए और लाइक करना अगर आपको पसंद आया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले सवाल की तरफ। हाँ जी, बट अगले सवाल शो करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि अगर आप एचपीटीजीटी कमीशन मेडिकल या एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल या फिर एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ये बैच जो है 24 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाला है। तो देर मत करना, फटाफट से आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं कि आप किस तरह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सके। ओके, तो चलिए पहला सवाल। हाँ जी, पहला सवाल आप सबके सामने है जो कि है कोडिंग डिकोडिंग का। उसने बोला कि इफ इन अ सर्टेन कोड, एक कोड में मदर का कोड उसने क्या बताया, क्या है NPU। मदर का कोड क्या है NPUIFS। पहले हमें ये समझना है कि ये आंसर आया कैसे। ठीक है, ये आंसर आपका किस तरह से आ रहा है। तो M से N कैसे आता है, देखिए +1 होता है। O से P कैसे होता है +1। T से U भी आपका किस तरह से +1। H से I +1। E से F +1। R से S +1। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं। तो अब इसके बाद आपको जो सॉल्व करने को बोला है उसने, वो क्या है, जेनिथ। तो रूल हम समझ चुके हैं हमारे एग्जाम्पल में कि मदर का आंसर अगर ये है जो कि सिंपल +1 करके आया है, तो जेनिथ में भी हमने यही सब करना है। तो +1 करेंगे तो Z में +1 करके आता है A। साथ साथ ही ऑप्शन देखिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती अगर आप ऑप्शंस की मदद लेंगे। ठीक है, तो E के बाद E में +1 करेंगे तो कितना आएगा F। तो देखो, आप अगर ऑप्शन देखो, इसमें AFO है ना, इसमें भी AFO और इसमें भी AFO। तो शुरू के 3 जो है वो तो हर ऑप्शन में सेम है। तो सीधा चौथा अल्फाबेट देखते हैं। चौथा अल्फाबेट क्या है, I में +1 करिए, I के बाद J आता है। ठीक है, तो J मुझे C ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए D ऑप्शन में ये G है, ठीक है, ये गलत है। A ऑप्शन में भी G है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन आपका बचता है जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर C। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने यहाँ पे देखो, रूल तो बहुत सिंपल था, सॉल्व करना भी बहुत सिंपल था, बट ये चीज आपने यहाँ सीखी कि हमें किस तरह से बिना पूरा सॉल्व किए आंसर जो है वो मिल सकता है।
आपने सिर्फ एक z को सॉल्व किया है और आपने सिर्फ i को सॉल्व किया है। पूरे वर्ड में से सिर्फ आपने z और i को सॉल्व किया और आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, दिए हुए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप गिनते हैं कि कितने स्क्वायर्स है, तो देखो गिनती में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि ये तो आपको दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16, बट ये भी तो है, देखिए ये भी तो स्क्वायर है, तो ये भी तो हमें गिनने हैं। तो इस तरह से तो देखो बहुत सारे स्क्वायर बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से बिना गिने हमें हमारा जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है देखिए, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर से ये आपका 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करना है, आप यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे कि 4 आ रहा है, तो आपने 4 इंटू 4 करना है, जो कि कितना आया 16, और फिर -1 कर करके आप इनको मल्टीप्लाई करते रहिए। ठीक है, तो जैसे कि 3 इंटू 3 किया तो कितना आया 9, 2 इंटू 2 किया कितना आया 4, और 1 इंटू 1 किया कितना आया 1, और इनको फिर ऐड किया, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30। यानी इस फिगर में आपके कुल मिलाकर कितने स्क्वायर्स हैं, 30 स्क्वायर्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 स्क्वायर। ओके, ये है आपका सही जवाब इस सवाल का। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में कभी भी वो कोई फिगर देके ये पूछ ले कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर्स हैं या कितने वर्ग हैं, तो आपने यही काम करना है कि आप बस काउंटिंग करिए और जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है ना दोनों तरफ से, उनको मल्टीप्लाई करते रहिए एक एक घटाकर, कब तक, जब तक दोनों 1 आ जाए, और फिर आपने जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये ट्रिक कभी मत भूलना, अगर पेपर में आया आपने इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये है आपकी सीरीज। ठीक है, ये आपकी सीरीज है जिसको आपने पूरा करना है। तो देखिए नंबर्स क्या हैं, 2 5 10 17 26 और डैश। इसको अब आप पूरा किस तरह से करेंगे, देखिए सीरीज जो है बहुत आराम से ये बढ़ रही है, ज्यादा तेजी नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनके गैप्स निकालिए। तो जैसे कि 2 और 5 में अगर आप गैप निकालते हो तो कितने का गैप आता है, 3 का। 5 और 10 में अगर आप गैप निकालते हैं तो 5 का। 10 और 17 का गैप कितने का आ रहा है, 7 का। 17 और 26 में कितने का गैप आ रहा है, 9 का। ठीक है, तो आपका 3 5 7 और 9। ठीक है, 3 5 7 और 9 ये आपके गैप आए हैं। तो इन गैप्स को अगर आप समझते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर से सीरीज आपकी बढ़ रही थी, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 11। तो 26 में अगर आप 11 जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, 37 आता है, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सारा अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अगला सवाल अब मैं आपको ट्राई करने का टाइम दूंगी। हाँ जी, ओके, रैंकिंग का सवाल है आप सबके सामने, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की और देखिए इसका सही जवाब आपके हिसाब से क्या आएगा। हाँ जी, उसने बोला कि रोहन का नंबर जो है वो अपवर्ड से 11 है, ऊपर से है 11 और नीचे से है 27, 27 फ्रॉम डाउनवर्ड्स। ठीक है, अमंग द बॉयज हु पास्ड, उन बॉयज में जिन्होंने पेपर को पास किया है। तो देखो अब अगर मैं इससे टोटल निकालती हूं तो वो टोटल कौन सा आएगा, उसका आएगा जिन्होंने पेपर को पास किया है। तो यानी ऊपर से 11 है, नीचे से 27 है, तो 11 + 27 -1 आपको करना होगा।
तो ये आपका 38 माइनस 1 कितना आ जाएगा 37, यानी 37 लोग हैं जिन्होंने पेपर को पास किया है। ठीक है, ये 37 टोटल नंबर नहीं आया, ये 37 कौन सा है जिन्होंने पेपर को पास किया है, और 12 बॉयज है जिन्होंने फेल किया है। तो फेल करने वाले कौन है 12 हैं। ठीक है, तो अगर उसने पूछा आपसे कि बताइए टोटल नंबर क्या होगा, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, पास और फेल को ऐड करते हो, तो आपको मिल जाएगा 49, जो कि क्या है टोटल नंबर, पूरी रो का टोटल नंबर। तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का सही जवाब क्या है बी ऑप्शन, क्योंकि टोटल 49 था जिसमें से 37 पास हो गए, 12 फेल हो गए, और जो 37 पास हुए थे उनमें रोहन बैठा था जो कि ऊपर से 11वें नंबर पे था और नीचे से 27वें नंबर पे। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल भी रैंकिंग का भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो रैंकिंग का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है आपके पेपर में। चलिए अगला सवाल फिर से रैंकिंग का है, तो देखिए इसको करके, हाँ जी इसको देखिए सॉल्व करके क्या आंसर आएगा आपका। हाँ जी, उसने आपको बोला कि जो रमन है वो डाउनवर्ड से 9th है, रमन नीचे से है 9 इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको पता ही है कि रैंकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कि अगर मुझे टोटल निकालना है तो पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1, ये तरीका होता है करने का। तो देखिए आपको नीचे से बॉटम से या डाउन से पोजीशन दी हुई है 9 और टोटल दिया है 31, तो 31 आपका टोटल है। टॉप वाली पोजीशन आपको पता नहीं है, बॉटम से कितनी आ रही है 9 और -1 आगे हमने करना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1, तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो अगर मुझे पोजीशन फ्रॉम टॉप चाहिए तो 31 में ये -1 ऐड हुआ तो कितना हो गया 32, और उसमें से -9 आपने कर देना है। ठीक है, तो -9 करेंगे तो आंसर आपका कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, तो 32 -9 आप करेंगे तो 32 -9 करके आपका कितना आ रहा है 23, यानी 23rd पोजीशन है उसकी, कहां से अपवर्ड से, ऊपर से वो 23वें नंबर पे है और नीचे से वो 9वें नंबर पे है इस रो में, जिसमें टोटल कुल मिलाकर 31 स्टूडेंट्स है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये कोशिश करिए सॉल्व करने की। देखिए आपके हिसाब से इसमें ऑड वन आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट पूछा जा रहा है, तो बताइए इन सब में अलग कौन है। हाँ जी, तो देखिए यहां पर इन नंबर्स को अगर आप पहचानते हैं, ये क्या है आपका, ये है 12 का स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये है 13 का स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये है 16 का स्क्वायर। ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 288 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है पर 288 नहीं है, तो उसने यही पूछा कि कौन सा डिफरेंट है बाकियों से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या है डी ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये देखिए कैलेंडर का सवाल है। उसने आपको बोला कि अगर वेडनेसडे को, आज अगर वेडनेसडे है, अगर आज के दिन है वेडनेसडे, तो बताइए 84 डेज के बाद क्या होगा, आफ्टर 84 डेज क्या होगा। हाँ जी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आफ्टर 84 डेज।
हाँ जी, कि अगर आज वेडनेसडे है तो बताइए 84 डेज बाद क्या होगा। तो देखो, आप जब भी इस तरह का सवाल करेंगे ना, आपको जो भी दिन दिया होगा उसके बाद कितने दिन बाद देखना है, 84 डेज, उसमें हमें ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 0/7, तो ऑड डेज कितने आएंगे, 0। तो वेडनेसडे में आपने +0 किया तो आंसर आपका कितना आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके 0 ऑड डेज है, 0 ऑड डेज का मतलब 84 डेज के बाद भी आपका जो है वेडनेसडे ही आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल है आपके सामने, एक छोटी सी पजल है, मैं चाहूंगी आप सब ट्राई करें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का भी एक शॉर्टकट मेथड मैं बताऊंगी। अब देखो, यही चीजें रह जाती है अगर आप रीजनिंग प्रिपेयर नहीं करते। जैसे कि अभी एक ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, नहीं तो जिसने ये सेशन नहीं लगाएगा, जो सिलेबस नहीं करेगा, उसको ये ट्रिक्स नहीं पता होंगे। तो कई बार तो ये ट्रिक्स के बिना सॉल्व ही नहीं हो पाता। कई बार इन ट्रिक्स के बिना अगर सॉल्व हो भी जाता है तो बहुत लंबा टाइम लेता है। तो एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका शॉर्टकट क्या है। हाँ जी, देखिए, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो कि राम प्रकाश इज हेवियर देन माथुर, ठीक है, कि राम प्रकाश जो है वो माथुर से हैवी है, तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पे पूरा एक सॉल्यूशन बनाएंगे कि राम प्रकाश को हमने लिखा हैवी है माथुर से, बट नॉट देन राकेश। राम प्रकाश माथुर से हैवी है पर राकेश से लाइट है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि सत्यनारायण इज हेवियर देन राकेश। सत्यनारायण जो है वो राकेश से भी हैवी है बट नॉट देन विवेक, यानी सत्यनारायण से भी हैवी कौन है, विवेक। तो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन आ रहा है, विवेक आ रहा है। ये तो अगर आप पूरा इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो, है ना। पर अगर आप यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन ना बनाकर ही सॉल्व करना चाहो, यानी बिना पेन उठाए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। पहले देख लो सवाल क्या है। सवाल है कि हेवीएस्ट कौन है, तो अब हम हर लाइन का ये मतलब निकालेंगे कि इसमें हेवीएस्ट कौन है, ऑप्शन को खत्म करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि राम प्रकाश इज हेवी देन माथुर, राम प्रकाश अगर माथुर से हेवी है तो माथुर हेवीएस्ट नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन आपका हो गया गलत। मतलब हेवीएस्ट माथुर तो नहीं है ना, क्योंकि माथुर से ज्यादा हेवी है राम प्रकाश। फिर उसने बोला राम प्रकाश नॉट देन राकेश, राम प्रकाश से ज्यादा हेवी कौन है, राकेश, तो राकेश तो दिया हुआ है ऑप्शन में। उसके बाद उसने बोला कि सत्यनारायण इज हेवियर देन राकेश, सत्यनारायण राकेश से भी हैवी है। तो इसका मतलब क्या है कि राकेश से हैवी अगर सत्यनारायण है तो राकेश तो हैवीएस्ट हो नहीं सकता, ये भी हमने खत्म कर दिया। अब बचता कौन है, विवेक और सत्यनारायण, जिनका दिया हुआ है कि सत्यनारायण जो है वो विवेक जितना हैवी नहीं है। तो सत्यनारायण हैवी नहीं है, विवेक ज्यादा है, तो सत्यनारायण भी कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन, जिससे कि आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये है आपकी एनालॉगी। एनालॉगी का सवाल भी कई बार आ जाता है, जैसे कि उसने आपको बोला कि एज क्राइम इज रिलेटेड टू कोर्ट, इसी तरह से सिकनेस इज रिलेटेड टू विच, ये सवाल है। तो देखिए इसको ट्राई करके आंसर क्या होगा। देखो, क्राइम जब होता है तो हमें न्याय लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। सिकनेस जब होती है तो इलाज लेने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल। अच्छा, एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, कोर्ट क्या है, एक बिल्डिंग, एक जगह। लॉयर तो बंदा है, गलत। मेडिसिन चीज है, गलत। डॉक्टर बंदा है, गलत। तो जैसे कोर्ट एक बिल्डिंग है, वैसे हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हर बार रिलेशन देखने की जरूरत नहीं होती है। कई बार हम ये समझते हैं कि ये क्या है, ये जगह है कि इंसान है कि चीज है, तो हम ऑप्शन में वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, फिर आंसर देना हमारे लिए और ज्यादा आसान
हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए इसको ट्राई करके कि इसका आपका क्या जवाब आ रहा है। देखो बहुत आसान है, वैसे तो ये बिना डायग्राम बनाए देख के ही पता लग रहा है इसका आंसर, पर चलो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। उसने बोला ए ब्रदर है किसका, बी का, ए भाई है किसका, बी का। फिर उसने बोला सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी बहन है किसकी, बी की। ठीक है, ए भाई है बी का, सी बहन है बी की। तो उसने पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, मतलब बी के बारे में आपने बताना है कि बी क्या है। तो बी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, बी का जेंडर नहीं पता। अब बी जो है वो या तो ए का भाई है या बी जो है वो ए की बहन है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि उसने ईदर और भी नहीं दिया हुआ। अगर वो कहीं ऑप्शन में दे देता ईदर ब्रदर और सिस्टर तो वो भी आपका आंसर हो सकता, बट उसने दिया ही नहीं। ऑप्शन में सिस्टर भी दिया है, ब्रदर भी दिया है, गारंटी हमें है नहीं है कि आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी डाटा इनएडिक्वेट। ये है आपका सही जवाब। और ये था आपका आज के सेशन का आखिरी सवाल। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे से ही सवाल आपके टीजीटी के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जब पेपर देने जाना ना, देखो ये जो सवाल थे आपको लगा होगा बहुत आसान है, पर आपने ये नहीं कि कुछ सीखा नहीं। आज के सेशन में इन सवालों में, ये थोड़े से सवालों में भी आपने एक तो ये सीखा कि ऑप्शन की मदद से बिना सॉल्यूशन के आंसर आ सकता है। दूसरा आपने क्या सीखा कि जब पजल आती है तो बिना सॉल्यूशन के किस तरह से आंसर आ सकता है। तो ऐसी सी चीजें आप सीखेंगे जिससे रीजनिंग को ना, आप रीजनिंग का एक सवाल 5-5 सेकंड में आंसर करेंगे और वो टाइम बचा के। मैथ्स में तो देखो कैलकुलेशन करनी है ना, कैलकुलेशन के चाहे ट्रिक्स भी आपके पास है, पर मैथ्स में तो टाइम लगेगा एक सवाल में, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाले होते हैं। तो रीजनिंग का टाइम बचाइए और मैथ्स में इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो ये आपका रहता है टीजीटी में, मतलब या फिर आपके और भी जो सेक्शन है जीके के, क्योंकि यहां से अगर आपका टाइम बचेगा तो बाकी एग्जाम्स में आपको बहुत मदद मिल जाती है। नहीं तो पेपर अगर छूटता है तो उस केस में आपको पता है कि पेपर छूटने का कारण क्या है, आपने क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगाया। तो अगर एक क्वेश्चन रीजनिंग में टाइम बच रहा है तो बाकियों में वो लग पा रहा है, तो पेपर तो छूटेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ये चीजें आपके बहुत काम की है। पर लास्ट में मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारा 24 अप्रैल 2023 से नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कि आपके सामने है एचपी टीजीटी कमीशन का मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये सारे बैचेस जो हैं हमारे 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहां पे हमें कांटेक्ट करिए उन डिटेल्स के थ्रू। ठीक है, और इनमें से जिस बैच में भी एडमिशन लेनी है आप ले सकते हैं। और साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करने का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी अपडेट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्विज जो है वो मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो ओवर करते हैं। और एंड में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ लाइक एंड शेयर जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।